अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। आज एक न्यू टॉपिक के साथ अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे मैं बात करूंगी यूरिक एसिड के हवाले से। इसे हाइपर यूरिसीमिया भी कहा जाता है। यूरिक एसिड एक्चुअली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन शामिल होते हैं। यूरिक एसिड मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन है प्यूरिन का, और ये प्यूरिन न्यूक्लियोलाइड्स का ब्रेकडाउन हुआ करता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल अप एंड डाउन होता है। यही प्रोडक्ट यूरिक एसिड हम नॉर्मली हमारे यूरिन में मौजूद होती है, लेकिन इसका इंक्रीज लेवल एक्सेसिव प्यूरिन्स की वजह से होता है, और यूरिक एसिड की इंक्रीज अमाउंट हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एक्सेसिव या इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड हमेशा हमारे टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होने लगती हैं, और इसी वजह से हाई यूरिक एसिड लेवल हो जाता है। नॉर्मली अगर बात की जाए तो फीमेल्स में ये 2.4 से 6 मिलीग्राम तक होना चाहिए पर DL, और मेल्स के हवाले से बात की जाए तो 3.4 से 7 तक हो सकता है। प्रॉब्लम तब होती है जब यूरिक एसिड 7 mg से ऊपर जाता है। ऐसे में तमाम बॉडी के जॉइंट्स पेन करने लगते हैं और मूव करना मुश्किल हो जाता है। फिर यही इंक्रीज लेवल किडनी स्टोन्स और गाउट की वजह बनता है, जिसकी वजह से तमाम जॉइंट्स पेनफुल होके इन्फ्लेमेशन शो करते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी कॉजेज़ के हवाले से, लेकिन इससे पहले ये बताती चलूँ कि इसमें डाइट का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा दालों का एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं या गोश्त की बहुत ज़्यादा मिकदार यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। या यूँ कह लीजिए कि बॉडी की मूवमेंट अगर प्रॉपरली नहीं हो पाती, देन तब भी यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाती है। ये किसी भी एज में हो सकता है, और ये मेल और फीमेल दोनों ही इसकी शिकार हो सकते हैं। हम बात करते हैं कॉजेज़ के हवाले से। पहली चीज़ प्राइमरी हाइपर यूरिसीमिया होता है। इसमें क्या होता है कि इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड हो जाता है, और किडनी डू नॉट गेट रिड ऑफ यूरिक एसिड। हमारे किडनीज जो हैं वो यूरिक एसिड को एक्सपेल नहीं कर पाते। सेकेंडरी जो होता है वो सेकेंडरी हाइपरयूरिसीमिया होता है। इसमें ये वजह बनता है कीमोथेरेपी की वजह से। अगर इन प्रोसेस है कीमोथेरेपी या इलाज चल रहा है, या सर्टन कैंसर है, या फिर किडनी डिजीज़ हैं किसी को, या कोई मेडिकेशन ऐसी हो सकती है। इसके अलावा एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक कंडीशंस भी इसकी वजह बनती हैं। डायबिटिक भी इसकी कॉज हो सकती है। इसके अलावा एसिडोसिस भी एक वजह है। बात कर लेते हैं इसकी सिम्टम्स के हवाले से। तो समटाइम इसकी कोई भी सिम्टम नहीं होती। अगर कीमोथेरेपी करवा रहे हों या किडनी प्रॉब्लम्स चले आ रहे हों, तो गाउटी आर्थराइटिस हमारे सामने आ जाता है, या कोई और सिम्टम्स इसी के थ्रू सामने आती हैं। अब इन सिम्टम्स में फ़ीवर भी हो सकता है, चिल्स भी हो सकते हैं, और फटीग भी रह सकती है, यानी मुस्तकिल थकावट। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स इज़ द बेसिक सिम्टम ऑफ द यूरिक एसिड डायथिसिस। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है, तमाम जॉइंट्स जो हैं वो सोजिश का शिकार होते हैं और सूज कर बड़े होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी किडनी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, बिकॉज किडनी का जो फंक्शन होता है वो प्रॉपर नहीं रह पाता। आप यूरिक एसिड को ज़्यादा देखें तो वो गाउट की वजह बनता है, और इसमें पाँव का अंगूठा जिसे टो कहा जाता है वो ज़्यादा मुतासिर होता है। अब मैं बात करूंगी कुछ ऐसी फूड्स के हवाले से जिन्हें अवॉइड करके हम यूरिक एसिड लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। ऑल ऑर्गन मीट्स, यानी जितने भी ऑर्गन मीट्स हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे लिवर यानी जिगर और कलेजी जिसे कहा जाता है। इसके अलावा ग्रेवी, यखनी में बना हुआ सालन या यखनी को इस्तेमाल करना भी यूरिक एसिड के लिए ज़्यादा हो सकता है। यीस्ट यानी कि खमीर। इसके अलावा अल्कोहलिक बेवरेजेस, जिन भी
मशरूबात में अल्कोहल बहुत ज़्यादा मकदार में होती है, वहाँ पर भी ये चीज़ ज़्यादा हो जाया करती है। इसके अलावा कुछ सब्जियां ऐसी हैं, कुछ दालें ऐसी हैं जो कि इस प्रॉब्लम को ज़्यादा कर देती हैं, जैसा कि स्पिनच, पालक इस चीज़ को बढ़ा देती है, बिकॉज़ इसमें बहुत सारी मिकदार में ये चीज़ें मौजूद होती हैं जो इसको एक्सेस देती हैं। फिर बीन्स हैं, फलियां जिन्हें हम कहते हैं, पीस यानी मटर, लेंटिल्स, लेंटिल्स में वो तमाम दालें आ जाती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ओटमील है और कैलीफ्लावर, कैलीफ्लावर ये गोभी को कहा जाता है और गोभी भी इस सिलसिले में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। अगर ट्रीटमेंट के हवाले से बात की जाए तो एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ दी जाती है वो एनसेड्स होती हैं, टू रिड्यूस द पेन, ताकि पेन कम से कम हो सके। इसके अलावा एसिटामिनोफिन दिया जाता है जो कि कंट्रोल तो करता है यूरिक एसिड को, बट ये लिवर को बुरी तरह से डैमेज करता है। यूरिकोसूरिक ड्रग्स दी जाती हैं जो ब्लॉक कर देती हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरेट्स को, यानी यूरेट्स को जमा नहीं होने देती। आसान लफ्ज़ों में जेंटीन दी जाती हैं जो एक्साइड इनहिबिटर्स होती हैं और ये गाउट को प्रिवेंट करती हैं। होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जो गाउट को बहुत अच्छे तौर पे कंट्रोल करती हैं और अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स यूरिक एसिड को बहुत अच्छे तौर पे कंट्रोल कर देती हैं। मैं चंद एक मेडिसिन के हवाले से जिक्र करूंगी जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट यूरिक एसिड, लिथियम, बर्बरिस, आर्निका, ब्रायनिया, कॉल्चिकम, रस्टॉक्स, लीडम, रोडेंड्रोन, लाइको, ग्वाइकम, ये तमाम मेडिसिन टॉप ऑफ द लिस्ट आती हैं। इसके अलावा बहुत सारी और मेडिसिन हैं जो हेल्पफुल हो सकती हैं। लास्ट में कहती जाऊंगी और रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलिए। काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए और अपने करीबी डॉक्टर से रजू कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।